पढ़ेंगे तो चीजें जो वेव की इक्वेशन तो हम पढ़ के आ ही चुके हैं कि y इक्वल टू क्या होता है r sin ओमेगा t और माइनस में कितना है kx। ठीक है, ये हमने वेव वाले चैप्टर में पढ़ लिया था कि ओमेगा जो है ओमेगा को लिखना है तो ओमेगा को क्या लिखते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल t k को अगर लिखते हैं तो लास्ट क्लासेस में हमने जो है वो मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से आपके लगभग 40 नंबर जो है वो मैं मान के चल रहा हूं कि आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब जो हम काम करेंगे वो किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चार्जेस से रिलेटेड बात कर रहे होंगे। और चार्जेस से रिलेटेड वाले कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान वाला जो पोर्शन है जिसमें से क्वेश्चन जो है वो आपका बिल्कुल थ्योरेटिकल बेस्ड आता है, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम वेव्स के बारे में बात करेंगे, ईएम वेव्स बनती कैसे हैं। ईएम स्पेक्ट्रम से आपका सवाल जो है वो आ रहा होता है, हम ईएम स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा जो है वो आज कर रहे होंगे। ठीक है, तो चीजें जो हम आपने करनी क्या कुछ है ध्यान से समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर हम बात करें तो पोर्शन को अगर हल्का सा स्टार्ट हमने करना है तो हल्का सा स्टार्ट करने के लिए अगर मैं एक बात आपको पहले, ये पोर्शन अगर थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करें तो चीजें जो है वो हमने करनी क्या कुछ है, हल्का सा आइडिया अगर उसको लेना चाहें तो काम क्या करना है, सुनो ध्यान से कि जो ये ब्रांच है सर इसको कहा क्या जाता है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो हमारी स्टडी ऑफ चार्जेस है। अब चार्ज की स्टडी हो कैसे कैसे सकती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो चार्जेस जो है वो किस पे हो सकते हैं, रेस्ट पे हो सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो किस पे हो सकता है, रेस्ट पे हो सकता है, बात नंबर एक। और बात नंबर दो अगर मैं करता हूं तो चार्ज जो है वो किस में हो सकता है, मोशन में हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज एट रेस्ट। और एक बार मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज इज इन मोशन। एक बार चार्ज जो है वो किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और चार्ज जब मोशन में है तो मोशन वाले दो केसेस हमारे पास बनते हैं। फिर एक बार जो मोशन है वो जब वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, एक बार नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो एक बार जो मोशन है सर उसका नाम क्या हो गया कि वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब उसकी एक्सेलरेशन जो है सर वो किसके बराबर है, 0। और एक बार जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि सर उसकी एक्सेलरेशन जो है वो अब 0 के बराबर नहीं है, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कुछ और वैल्यू जो है वो लिए हुए है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस की स्टडी में अगर मैं बात करता हूं तो चार्ज की स्टडी दो प्रकार से, एक बार चार्ज किस पे है, रेस्ट पे, और एक बार चार्ज जो है वो किस में है, मोशन में। मोशन के दो केसेस, एक बार यूनिफॉर्म मोशन और एक बार जो नाम है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि सर एक्सेलरेशन कितनी है, 0। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं है। तो जब चार्ज रेस्ट पे है तो आपकी पहले वाली यूनिट जिसको हम कल से डिस्कस करना शुरू करेंगे, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज जो है वो किस पे रहता है, रेस्ट पे रहता है, जिसमें आप अलग अलग कंसेप्ट फिर जान रहे होते हैं। चार्ज जब मूव करना शुरू करता है, चार्ज जब मूव करना शुरू करता है तो क्या बनाता है, करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके पास बन रही होगी। ठीक है, पहली जो बात है सर वो हमारे पास क्या होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद अगला जो काम है वो हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड। करंट वाले चैप्टर के बाद कौन सा पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में भी चार्ज किस में होगा, मोशन में, और मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो दैट इज योर ईएमआई एंड एसी। इन सभी चैप्टर्स में चार्ज मोशन में है और चार्ज जो है सर वो कैसे मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, एक्सेलरेशन में जब वो चलता है तो उस टाइम पे वो वेव्स प्रोड्यूस करता है जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ईएम वेव्स। मतलब कि आज वाला जो टॉपिक करना है दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर आप काम करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला काम जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे चलेगा, जब चार्ज जो है वो किस में रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। या अगर मैं बात करूं तो जो एक्सेलरेटेड चार्ज है, एक्सेलरेटेड चार्ज जो है वो पैदा करता है ईएम वेव्स को। ये अपने आप में एक सवाल है, क्या काम करना है आपने कि ईएम वेव्स पैदा कब होती है। ईएम वेव्स कब पैदा होती हैं सर, जब चार्ज जो किस में होता है, एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन वाला चार्ज जो है वो किसको पैदा करता है, ईएम वेव्स को। अब ईएम वेव्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक कंसेप्ट के बारे में बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हमारे पास यहाँ पे चलती हैं दैट इज योर ईएम स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये काम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने ध्यान देना है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में काम जो है वो हमने करना है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड ओरिएंटेड भी इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे नीट में भी ये सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ईएम स्पेक्ट्रम के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको सीक्वेंस को याद करने का एक छोटा सा तरीका है, और वो छोटा सा तरीका क्या है, गाड़ी XUV, गाड़ी XUV आई एम राइडर। ये जो काम है ना बेटा वो आपने करना है, गाड़ी XUV आई एम राइडर। ये जो वर्ड है ये हमारे पास क्या है, ईएम स्पेक्ट्रम है। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो जी का मतलब यहाँ पे क्या है, गामा रेज हमारे पास है। ठीक है, एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स रेज है। ऐसे ही यूवी अल्ट्रावायलेट हो जाएंगी। ये वाली जो ये क्या है, विजिबल आपके पास है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगले वाली कौन सी है, इंफ्रारेड है। नेक्स्ट बात करते हैं तो एम से कौन से हो जाएंगी, माइक्रोवेव हो जाएंगी। और आर जो वर्ड है सर, आर का मतलब यहाँ पे रेडियो वेव्स है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। ठीक है, ये ऐसे ही आपने याद करनी है। गाड़ी XUV आई एम राइडर, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, और ये नाम जो है ये क्या हो गया, रेडियो वेव्स। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। ये चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये सीक्वेंस ऐसे ही क्यों याद करनी है, इन सीक्वेंस से फायदा क्या है। तो हमने ना रेडियो का कोई भी चैनल जो है, जैसे याद है 98.3 MHz मेगा हर्ट्स में है। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको काम आएगी किसके लिए, आपकी फ्रीक्वेंसीज वगैरह को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, जैसे हमें 98.3 से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, MHz। मेगा हर्ट्ज से मतलब है, मेगा हर्ट्ज का मतलब कि सर इनकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो किसकी होती है, रेडियो वेव्स में अगर मैं बात करता हूं तो रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 10⁻6 है। और ये बढ़ती हुई आते हुए यहाँ पे अगर मैं इसमें चलता हूं तो ये लगभग 10⁻27 हर्ट्ज तक चली जाती है। गामा रेज के लिए अगर मैं बात करूं तो गामा रेज के लिए जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, अप्रोक्स आइडिया जो है वो क्या है, 10⁻27 हर्ट्ज का है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखना चाहेंगे, यहाँ पे वर्ड जो है वो आपने क्या लिख लिया, फ्रीक्वेंसी, तो गामा के लिए फ्रीक्वेंसी जो है सर वो क्या है, हाईएस्ट है। और अगर हम किसके लिए काम करेंगे, काम कर रहे हैं सर रेडियो के लिए, तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी जो है सर वो क्या है, लोएस्ट है। अब कोई भी आपको वैल्यू देगा उसको आप याद जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ये सीक्वेंस आपने याद कर ली है। सबसे ऊपर जो गामा है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है सर वो हाईएस्ट है, और सबसे लास्ट में जो रेडियो वाली है उनकी फ्रीक्वेंसी जो है सर वो क्या है, लोएस्ट है। ये काम जो है ना, मतलब कि अब यहाँ से यहाँ अगर हम आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है सर वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। रेडियो से अगर मैं किसकी तरफ आता हूँ, रेडियो से मैं गामा की तरफ आता हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी जो है सर वो क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। ये काम जो है वो आपने कर लिया। नेक्स्ट जो काम है, ये पोर्शन जो है वो तो किसके लिए हो गया, फ्रीक्वेंसी के लिए हो गया। फ्रीक्वेंसी अगर कर लिया तो अब अगला नंबर जो है वो किसका आएगा, वेवलेंथ का आएगा। अगला जो नंबर है सर वो किसका हो गया, वेवलेंथ का। वेवलेंथ के लिए काम करेंगे तो वो चीजें जो है वो कैसे बनेंगी उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, ये जो है वो हमने रेडियो का चैनल याद था उससे थोड़ा सा याद कर लिया। ये वाली वैल्यू काफी ज्यादा है तो यहां से पता चल गया कि गामा की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है और रेडियो की फ्रीक्वेंसी जो है सर वो क्या है, लोएस्ट है। अब अगली जो बात है वो किसके लिए है, वेवलेंथ के लिए। वेवलेंथ में अगर मैं बात करूं तो चीजें जो हैं हम जानते हैं कि लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा इंटू न्यू किसके बराबर होता है, स्पीड के बराबर होता है। तो अगर मुझे वेवलेंथ बतानी है तो वेवलेंथ जो है वो किसके बराबर है, वेवलेंथ बराबर है c डिवाइडेड बाई न्यू। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी सर उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो अगर गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट है तो गामा की जो वेवलेंथ है सर वो क्या हो जाएगी, लोएस्ट हो जाएगी। इनकी वेवलेंथ जो है, गामा वालों की वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, लोएस्ट होती है। रेडियो वालों के बारे में अगर हम बात करें तो रेडियो वाले की जो है उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, हाईएस्ट। तो यहां से यहां की तरफ अगर मैं चलता हूं तो रेडियो वेव की वेवलेंथ जो है वो हाईएस्ट होगी और गामा जो है उनकी वेवलेंथ जो है वो क्या रहेगी, लोएस्ट रहेगी। इस तरीके से काम जो है वो आपको पता होना चाहिए। इनके बेसिस पे आपसे लगातार PYQs जो है वो पूछे गए हैं। आपको कोई भी 3 वेव्स जो है वो दे दी गई हैं, कोई भी 3 रे जो है वो दे दी, उनका आपने ऑर्डर जो है वो क्या करना था, बनाना था, चाहे वो असेंडिंग का हो चाहे वो किसका हो, डिसेंडिंग का। तो आपको बस ये चीज याद हो, ठीक है, कि पहले गामा है, गाड़ी XUV आई एम राइडर। इस तरीके से आप याद करोगे आपका सारा काम जो है वो बन जाएगा। अब इनके यूजेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर, कि कौन सी वेव जो है वो किस काम के लिए यूज करी जाती है, वो एक इंपॉर्टेंट काम है। जैसे रेडियो वालों के बारे में अगर हम बात करें, कुछ यूजेस जो है मैं वैसे जो नॉर्मली हम यूज करते हैं उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बचे हुए जो यूजेस होंगे उनको जो है फिर हम उस टेबल से जो है वो याद कर रहे होंगे। रेडियो वेव, रेडियो वेव कहाँ पे, रेडियो और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में।
रेडियो में और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में किसका इस्तेमाल करा जाएगा? रेडियो वेव्स जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ओवन में यूज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही रेडार सिस्टम में इनका यूज होता है, या एरोस्पेस नेविगेशन में इस्तेमाल करते हैं, एरोस्पेस नेविगेशन में इनका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ओवन में माइक्रोवेव ओवन, रेडार, जो हमारा एयरक्राफ्ट नेविगेशन है, एरोस्पेस नेविगेशन है, या मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें जो है ना वो थोड़ी सी तो आपने, जैसे माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव का नाम आते ही आपको ओवन पता है, ठीक है। ऐसे ही रेडार में, एरोस्पेस नेविगेशन में और मिलिट्री पर्पसेस में हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? माइक्रोवेव का। ये एक अच्छा सवाल है कि इंफ्रारेड वेव्स जो हैं इनका दूसरा नाम होता है हीट वेव्स। इनको किस नाम से जाना जाता है? हीट वेव्स से, ठीक है। टीवी के रिमोट कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है, रिमोट कंट्रोल जो होते हैं उनमें किसका इस्तेमाल करा जाता है? इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो आपकी ग्लास फार्मिंग है वहां पे भी इनका इस्तेमाल होता है। सारा सुंदर संसार ही देख पा रहे हो किसकी वजह से? विजिबल की वजह से। अल्ट्रावायलेट की बात करें तो अल्ट्रावायलेट जो है वो कहाँ? आपने अपने घरों में जो वाटर प्यूरिफायर्स हैं, आरओ जो हैं, उनमें देखा होगा एक यूवी सेक्शन होता है, ठीक है। यूवी सेक्शन अगर देखा है तो वो क्या हो गया? आरओ जो है वो वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट वेव्स जो हैं उनका पता चल गया कि आरओ में इनका इस्तेमाल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो अल्ट्रावायलेट वेव्स जो हैं उनका जो केस है वो किससे भी रिलेटेड है, कि जो एक सवाल है कि वेल्डर्स जो हैं वो स्पेशल टाइप के गोगल्स का इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के दौरान। क्यों? क्योंकि वेल्डिंग के दौरान जो हैं वो कौन सी वेव्स निकलती हैं? अल्ट्रावायलेट, जो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल। उनसे बचने के लिए आप जो है वो क्या करते हैं? स्पेशल टाइप के गोगल्स का इस्तेमाल करते हैं। या ऐसे ही अल्ट्रावायलेट का क्वेश्चन बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो, वो क्या था? वो हमारी ओजोन लेयर से रिलेटेड है, कि सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जिनसे हमें बचाने का काम कौन करता है? ओजोन। अगर वो धरती पे ही आ जाएंगे तो क्या होगा? स्किन कैंसर जो है ना वो वाला काम जो है वो यहाँ से चलेगा। एक्सरे जो है वो हम जानते हैं मेडिकल डायग्नोसिस पर्पज में, ठीक है। मेडिकल डायग्नोसिस पर्पज में किसका इस्तेमाल करा जाता है? एक्सरेज का। गामा के बारे में अगर मैं बात करूं तो गामा वाली जो है वो किसमें? कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है। ये मतलब कि मैंने कोई बेसिक से यूज जो है वो आपको थोड़े से समझाए हैं, और भी इनके बेसिस पे यूज हैं जिनको अब हम देख रहे होंगे। ये हमारा इतना पोर्शन जो है वो ईएम वेव के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड होता है। हल्का फुल्का सा ही काम है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम जो है वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता चला कि ईएम वेव प्रोड्यूस कैसे होती हैं। ईएम वेव जो है प्रोड्यूस होने के पीछे कारण क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज कैरियर। चार्ज जो है जब एक्सेलरेशन में होता है क्या पैदा करता है? ईएम वेव। कैसे होती है उसके बारे में भी जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो काम है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम है, जिसको याद करने का तरीका देखा, गाड़ी एक्सयूवी आई एम राइडर। फिर यहाँ पे आपने देखा कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, गामा की सबसे हाईएस्ट है। वेवलेंथ वाइज अगर बात करें तो इसकी वेवलेंथ जो है वो क्या है? लोएस्ट, और यहाँ पे जो है क्या होगी? हाईएस्ट। फिर इनके अलग अलग यूजेस जो है वो मैंने लिखे हैं, और भी यूजेस जो है वो इनके हम याद कर रहे होंगे अभी, ठीक है। तो क्या क्या यूजेस और हैं या क्या क्या इनके बेसिस पे चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं उसको एक बार देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो ये जो है वो आपको स्पेक्ट्रम जो है वो दिखा रखा है, ठीक है। रेडियो वेव्स से लेके कहाँ तक है? गामा वेव्स तक, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर जो है वो हमारा 10⁻⁶ जो है, जैसे हमने रेडियो चैनल के बारे में बात करी थी, ठीक है, वहां से लेकर 10⁻23-25 तक जो है वो हमारा चल रहा होता है, ठीक है। 27 भी जो है वो यूज हो जाता है। ये जो पैटर्न है ये आपको दिखा रखा है कि वेवलेंथ जो है वो तो क्या कर रहे हैं कि वेवलेंथ जो है वो नीचे की तरफ क्या कर रही है? इंक्रीज, और फ्रीक्वेंसी जो है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये पैटर्न जो है वो तो हम समझ ही चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो इनके यूजेस के बारे में काम जो है वो हमने करना है, और यूजेस के बारे में या कोई और अनदर इंफॉर्मेशन इनके बारे में क्या है वो देख लेते हैं एक बार। कि अगर हम बात करें रेडियो वेव्स के बारे में तो रेडियो वेव्स का ऑर्डर जो है वो मेगा हर्ट्ज में होता है, ये हमें पता ही है, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कोई इतनी ज्यादा खास मायने नहीं रखेंगी। आपको जो काम करना है वो इनके यूजेस पे ध्यान देना है। तो इनको जैसे मैंने अभी बताया ही था कि रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में इनका इस्तेमाल है, ठीक है। रेडियो और टेलीफोन से रिलेटेड ही इनके यूजेस जो है वो अवेलेबल है। माइक्रोवेव में आते हैं तो माइक्रोवेव में जो है वो क्या है कि रेडियो वेव से अगली जो स्मॉलर वेवलेंथ है वो क्या होती है? माइक्रोवेव। रडार सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन में यूज करते हैं। यहाँ पे एक नई बात जैसे आपको पढ़ने को मिल रही है
कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स में भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव्स का। और जानना चाहें तो एरोस्पेस नेविगेशन में या फिर मिलिट्री पर्पसेस में जिनका इस्तेमाल होता है उनका नाम क्या है, माइक्रोवेव। एम फॉर माइक्रोवेव, एम फॉर मिलिट्री पर्पस, ठीक है। इस तरीके से काम जो है वो करना है। इंफ्रारेड वेव्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंफ्रारेड वेव्स जो हैं उनका सोर्स क्या है, ये बात याद कर लेंगे। हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंफ्रारेड वेव्स का सोर्स होती हैं, ठीक है। टीवी रिमोट कंट्रोल सिस्टम में, इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी, वीसीआर, कीपैड, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपने करनी है। ग्रीन हाउस, ठीक है, जो मैं बता रहा था कि जो ग्लास फार्मिंग करते हैं, ठीक है, उसमें ग्रीन हाउस टू कीप प्लांट्स वार्म, प्लांट्स को वार्म रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हेज फोटोग्राफी, ठीक है, उसमें हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है अगला जो काम है वो हमारे पास क्या है, इंफ्रारेड लैंप्स जो हैं वो ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर ट्रीटमेंट्स, ठीक है। मस्कुलर कंप्लेंट्स जो हैं उनमें इंफ्रारेड लैंप्स का इस्तेमाल होता है। कोई सीक्रेट राइटिंग है किसी एंशिएंट बिल्डिंग पे, उसको पढ़ने में इसका इस्तेमाल होता है। मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स में भी जो है इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे काफी सारे यूजेस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमने जो पढ़ा था वो तो क्या पढ़ा था, टीवी रिमोट कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट जो है वो मैंने आपको क्या बताया था, हमने पढ़ा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो है, मतलब कि टू कीप द प्लांट वार्म, इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करना चाहें तो सीक्रेट राइटिंग है एंशिएंट वॉल्स पे, उसको पढ़ सकते हैं। हेज फोटोग्राफी है, उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है उसको जानने में इसका योगदान है, ठीक है। इस तरीके से काम जो है वो आपने पढ़ने हैं। अलग अलग टाइप के यूजेस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूजेस इनके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट विजिबल का तो पता ही है सर हमें। विजिबल में अगर मैं बात करूं तो सारा सुंदर संसार, वर्ल्ड जो भी हमारे चारों तरफ है वो सब कुछ देख पा रहे, किसकी वजह से, वो सब विजिबल का है। और आपको पता है कि सनलाइट से या विजिबल लाइट से कुछ केमिकल रिएक्शन भी होती है, ठीक है। टू इनिशिएट सम केमिकल रिएक्शन, और कोई भी काम हमारे चारों तरफ हो रहा है इस वर्ल्ड में, उसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रही है, विजिबल दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट जो है सर वो हमारे पास क्या है, अल्ट्रावायलेट पोर्शन है। अल्ट्रावायलेट में फूड प्रिजर्वेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद काम जो है वो क्या करना है कि फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, उनमें जो है वो अल्ट्रावायलेट का योगदान है। मोलिकुलर स्ट्रक्चर जानने में भी इनका योगदान होता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट जो है, ठीक है। इसी तरीके से आरओ वाटर प्यूरिफायर्स में मैंने बताया था, ठीक है, टू किल द जर्म्स, उसमें भी इनका इस्तेमाल है। फूड प्रिजर्वेशन हो गया, ठीक है। इनविजिबल राइटिंग्स जो हैं उसमें पढ़ने में इनका योगदान रहता है। नेक्स्ट एक्सरेज, एक्सरे तो पता ही है आपको कि भाई कोई क्रैक वगैरह है, कोई फ्लॉ वगैरह है तो उसको चेक करने के लिए। मेडिकल डायग्नोसिस में ये इसकी प्रॉपर्टी है कि एक्सरे जो है वो पास कर सकती है, हमारे फ्लैश से पास कर सकती है, लेकिन बोन से पास नहीं हो सकती है। फिर एक हमारे पास ना आने वाली क्लासेस में आप पढ़ोगे एक्सरे डाइफ्रैक्शन पैटर्न होता है, जो कि एक्सरे या एक्सआरडी कहते हैं। एक्सआरडी जो है वो मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स को जानने में जो है वो उसका इस्तेमाल होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जानने में यूज होता है, ठीक है। कोई फॉल्ट है, क्रैक है, फ्लो है, इंजीनियरिंग मटेरियल में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर जो है टू इन डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव डायमंड गोल्ड, गोल्ड वगैरह जो है डायमंड की कोई जो मतलब कि इस तरीके से तस्करी जो हो रही है उसका चेकिंग करने के लिए जो है वो काम किसका होता है, एक्सरेज जो है उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या करना है, इन रेडियोथेरेपी जो है उसमें भी इसका इस्तेमाल है। ये अलग अलग यूजेस हैं। मैंने तो जैसे मेडिकल डायग्नोसिस पर्पस जो है वो बताया था, बाकी जो है वो आपने यहाँ पे देखे हैं कि मेडिकल डायग्नोसिस में तो है ही, प्लस में कोई भी इंजीनियरिंग मटेरियल है जिसमें मतलब कि मेडिकल डायग्नोसिस में भी क्या है, कोई हड्डी में क्रैक वगैरह है, इसी तरीके से किसी इंजीनियरिंग मटेरियल में अगर कोई क्रैक वगैरह है तो उसका पता हम लगा सकते हैं। डिटेक्टिव के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। एक्सआरडी में क्रिस्टल स्ट्रक्चर के काम में हम इसका इस्तेमाल जो है कर रहे होते हैं, और रेडियोथेरेपी में भी जो है वो इनका काम इस्तेमाल जो है वो होता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, गामा रेज है। गामा रेज जो है वो हमें क्या पता है कि एटम न्यूक्लियाई जो है उनके स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, गामा रेज जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। तो क्या क्या कह रखा है इन्होंने, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स, ठीक है जी। उसके बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन से पॉलीथिलाइन जो है वो बनाना है, उसमें इस्तेमाल है। न्यूक्लियर रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। प्रिजर्व फूड स्टफ फॉर लॉन्ग टाइम, सॉफ्ट गामा रेज जो है वो माइक्रो
ऑर्गेनिज्म जो है उनको किल करने के काम आती हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम न्यूक्लियाई जो है उसमें भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, गामा रेज का। ये चीजें जो है ना वो आपने थोड़ी सी देखनी है। यूजेस वाला पोर्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक पोर्शन तो यूज वाला इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा पोर्शन जो है वो इनकी सीक्वेंस, कि फ्रीक्वेंसी में कौन आगे है, वेवलेंथ में कौन आगे है। ये चीजें जो है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड जो चीजें हैं, मतलब कि आपको याद ही करनी है। ये तो याद करिए और आपका काम जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। बस इतना सा काम है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसमें आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको जो है बस वो क्या करना है, सीक्वेंस याद करनी है और आपने इनके यूजेस जो हैं फिर वो पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये याद करने हैं बायो की तरह आपने, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है वो हमारे पास एक पोर्शन जो बनता है वो तो किसका है, ईएम वेव से ईएम स्पेक्ट्रम का बनता है, जो हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसके छोटे मोटे टॉपिक्स और हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव के बारे में, या फिर एक जो है वो हमारे पास क्या है, इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ। इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ में, इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ, हमने जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा हुआ है। और एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो क्या कहता है, वो कहता है सर कि बीडीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने पढ़ रखा है, ठीक है, कि हमने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है और एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो क्या कहता है कि बीडीएल बराबर है, और बीडीएल किसके बराबर है, म्यू नॉट इंटू आई। लेकिन ये लॉ जो है वो हर जगह वैलिडिएट नहीं होता है, ठीक है। किन जगह पर ये वैलिडिएट नहीं होता है उसके बारे में एक बार थोड़ा सा काम अगर हम करके देखें तो मान लो ये हमारे पास एक डीसी सोर्स है जिसको आपने कनेक्ट कर दिया है, और डीसी सोर्स जो है वो आपने कनेक्ट कर रखा है एक कैपेसिटर के साथ, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास वोल्टेज V है। तो आपको क्या पता है कि ये डीसी सोर्स जो है वो कैपेसिटर जो है इसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक कर देता है इसका मतलब इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा तो इसके अंदर करंट जो है वो किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। इसके अंदर करंट जो है वो 0 के बराबर है, तो इस टाइम पे ये जो लो है ये वैलिडिएट नहीं होता है। और ये लो अगर वैलिडिएट नहीं होता है तो हम इस कंडीशन में, इस टाइप की कंडीशंस में जहां पे वेयर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है, और किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ। तो वहां पे हम एक नया कंसेप्ट जो है वो लेकर आते हैं, और वो नया कंसेप्ट जो है सर वो हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। वो नया जो कंसेप्ट है वो किसका है, डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट है, कि ऐसी जगह पर हमारे पास एक नया करंट जो है वो आता है, जिस करंट को हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट को किससे लिखा जाता है, आई डी से। आई का मतलब करंट और डी का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या ये हमेशा होता है, नहीं, ये उस टाइम पे पिक्चर में आता है जब हमारा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो समय के साथ चेंज हो रहा हो, ठीक है। तो उस टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट करंट आता है, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट करंट आता है तो इसकी वैल्यू होती है सर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू जो है सर वो होती है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी। तो ये वैल्यू बराबर किसके जाएगी, ये वैल्यू बराबर किसके जाएगी, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट लिखा, और इसको डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई जो है वो गोस थ्योरम से हमें क्या पता है, फाई गोस थ्योरम से पता है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। फाई जो है वो पता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर आ गया, आई के। कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो मैग्नीट्यूड वाइज तो आपके कंडक्शन करंट के ही बराबर होता है, जो आपका कंडक्शन करंट है उसी के ही बराबर होता है, ठीक है। कि काम जो वो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्या देखना है, इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ कमियां हैं, ठीक है। कमियां क्या है कि सर ये लो वैलिडिएट नहीं करता है, या ये लो उस टाइम पे नहीं कामयाब होता जब, जैसे ये कैपेसिटर ने डीसी को ब्लॉक कर दिया तो आंसर कितना शो कर दिया इसने, तो 0 शो कर दिया। तो इस टाइम पे हम इस लो को मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए आपके पास पिक्चर में कौन आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या ये करंट नॉर्मली भी होता है सर्किट में, नहीं, ये करंट सिर्फ तब आता है जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज होते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है सर, इसका मैग्नीट्यूड होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी। फाई की वैल्यू की बात करूं तो फाई क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, क्या बच गया, डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी जो है वो किसके बराबर होता है, आई के बराबर, ठीक है। एक्चुअल में ये कोई करंट होता नहीं है, ये बस एक वैल्यू है जो फॉर्मूले में हमें ऐड करनी होती है। फॉर्मूले में इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये आ जाता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ
मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की मॉडिफाइड फॉर्म जो है उसके बारे में हमने काम करना है। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, तो मॉडिफाइड फॉर्मेट जो है एम्पियर सर्किटल लॉ का वो हो जाता है BDL इज इक्वल्स टू म्यू नोट आई, तो था ही, साथ में आप क्या कर देते हैं उसमें ID जो है वो ऐड कर देते हैं। व्हाट इज ID हेयर? ID जो है सर वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये सिर्फ तब ऐड होता है या ये वैल्यू सिर्फ तब आती है जब हमारा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो समय के साथ चेंज हो रहे हैं, इस टाइम पे जो है ये पिक्चर में आता है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास अगला जो काम है इसको जो है मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है उनके नाम से फिर जाना जाता है। मैक्सवेल्स इक्वेशन, 4 इक्वेशन आपके सिलेबस में है मैक्सवेल साहब की। पहली इक्वेशन तो यही है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसमें आपने BDL पढ़ना है। BDL किसके बराबर है, म्यू नोट आई प्लस ID। इसी तरीके से फिर आपने पढ़ना है BDS। BDS के बारे में बात करते हैं तो BDS बराबर होता है 0 के। BDS किसके बराबर है, 0। इसको क्या कहा जाता है, BDS इज इक्वल टू 0 की बात करूं तो इट इज गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म। व्हाट इज BDS? BDS जो है वो हमारे पास क्या है, BDS इज इक्वल टू 0, और इसको क्या कहा जाता है, BDS इज इक्वल टू 0 है तो इसको कहा जाता है गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का गोस लॉ जो है वो ये है। BDS इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, वैसे इसको अगर तरीके से देखते तो इसको लिखा जाता है म्यू नोट इंटू में M नेट, पोल स्ट्रेंथ की नेट स्ट्रेंथ जो है। ठीक है, तो अगर हम पोल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ को कैसा माना जाता है, +M। साउथ वाली को कैसा माना जाता है, -M। M से M कैंसिल हो जाएगा और M से M कैंसिल हो गया तो आंसर किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो BDS इज इक्वल टू 0 है। BDS इज इक्वल टू 0 को कहा क्या जाता है, मैक्सवेल की इक्वेशन है। नाम क्या है, गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म। कहता क्या है, ये कहता है कि 2 पोल होंगे हमेशा, एक पोल पॉजिटिव होगा उतना ही एक पोल क्या होगा, नेगेटिव। या ये आपको क्या कहता है, ये समझाता है मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, कभी भी सिंगल पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट, ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। ठीक है, थर्ड जो बात है उसके बारे में अगर मैं काम करूंगा तो थर्ड चीज जो है वो आपके पास क्या है कि EDS E डॉट DS, ये तो गोस थ्योरम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो कि किसके बराबर होती है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो है ये क्या कहलाती है, दिस इज योर गोस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गोस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गोस थ्योरम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है वो क्या है कि EDS बराबर है, और EDS किसके बराबर है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो फिर हम काम किसके लिए करते हैं, E डॉट DL लिखते हैं, और EDL जो है वो हमारे पास क्या होता है, EDL के बारे में बात करेंगे तो ये पोटेंशियल है, और पोटेंशियल क्या होता है, माइनस का d∅dt, जो कि आपका फैराडेज लॉ है। ठीक है, ये 4 इक्वेशन है मैक्सवेल साहब की जो आपको पता होनी चाहिए कि BDL जो है वो इस तरीके से है, BDS 0 है, EDS किसके बराबर है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे अगर हम काम करते हैं तो EDL जो है वो किसके बराबर है, माइनस का d∅dt। ये चीजें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। अगली अगर हम काम करते हैं इस कंसेप्ट में तो फिर जो बातें हैं वो हमें क्या पता है कि सर यहां पे कि EM वेव्स जो हैं, EM वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। EM वेव जो होती हैं वो कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। EM वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। EM वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, EM वेव ट्रांसवर्स नेचर की हैं। यहाँ पे 3 चीजें हैं हमारे पास कि अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो आपने क्या करना है, कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि एक डायरेक्शन में मान लो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैं सामने चलूंगा, जेड में क्या आ जाएगी, EM वेव आ जाएगी। मतलब कि 3 चीजें हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, और इन पे परपेंडिकुलर जो है फिर वो क्या आती है, EM वेव की प्रोपेगेशन। ठीक है, 3 फैक्टर्स हैं, एक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक का नाम जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और एक जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है, EM वेव्स। तीनों आपस में कैसी होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं उस वजह से ये नेचर जो है वो कैसा चला जाता है, ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है, कि मान लो अगर हम बात करते हैं इस तरीके से काम जो है सर वो होता है कि ये इस डायरेक्शन में जो है वो आपके पास क्या है, मान लो ये जो है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में मान लो मैं किसको शो करता हूं, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने शो करा है इस तरीके से, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ठीक है, जेड वाली डायरेक्शन जो है
उस जेड वाली डायरेक्शन में आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ईएम वेव जो है वो कैसे जारी होगी, ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में। इसको क्या मान लिया, मान लो मैं वाई मान लेता हूँ, ये क्या होगी जेड, और ये जो है ये हमारे पास क्या होगी, एक्स होगी। ठीक है, तो इस तरीके से काम जो है ना वो आपके पास बन रहा है कि इस डायरेक्शन में ये जो है ये वेक्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। वाई में कौन है, ई, जेड में कौन है, बी। तो दोनों के परपेंडिकुलर कौन होगा, एक्स होगा। तो ईएम वेव जो है वो किसके अलोंग आएगी, ईएम वेव जो है वो कहाँ आएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास बनता है। ठीक है, ये काम जो है वो आपने देखना है कि ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव तीनों आपस में कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से काम है। और अगर इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी तो चीजें जो है, वेव की इक्वेशन तो हम पढ़ के आ ही चुके हैं कि y इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर साइन ओमेगा टी और माइनस में कितना है, के एक्स। ठीक है, ये हमने वेव वाले चैप्टर में पढ़ ही लिया था कि ओमेगा जो है, ओमेगा को लिखना है तो ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, के को अगर लिखते हैं तो के जो है सर वो क्या हो जाता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा। ठीक है, ओमेगा, ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और के जो है वो हमारे पास क्या होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई लेमडा। और ओमेगा बाई के कर दूं तो ओमेगा बाई के जो है सर वो किसके बराबर होता है, v के बराबर होता है। अच्छा, ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है वो इनकी एनर्जी डेंसिटी आती है। नेक्स्ट जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी का है। और एनर्जी डेंसिटी अगर मैं लिखता हूं तो दोनों टर्म में लिखी जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कह सकते हैं एक वर्ड, तो दूसरा जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। एक वर्ड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, दूसरा जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को लिखूं तो हाफ, इसके बारे में अगर काम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में कितना हो जाएगा, ई का स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो है सर उसको लिखा जाता है बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। ये दोनों बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोनों वैल्यूज जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे काम करें तो दोनों इक्वल होंगी तो ये क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट। ये काम जो है ना वो आपने देखना है। इस तरीके से चीजें जो है वो आपके पास चलती हैं कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है, मैग्नेटिक वाली बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है, 2 म्यू नॉट। ये डाटा जो है वो आपको और पता होना चाहिए। तो ईएम स्पेक्ट्रम पहला टॉपिक। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सवेल्स इक्वेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, यहां से रिलेटेड ही हमारे सवाल यहां पे बन रहे होते हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। ईएम वेव से 1 या 2 सवाल, एक तो कंफर्म है, कई बार 2 भी आ जाते हैं। दोनों बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, बड़ी आसानी से आपको 8 नंबर दे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में।